Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। रोज की तरह हम देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजारों पर नजर डालेंगे और प्रमुख समाचारों पर चर्चा भी करेंगे। आज के समाचारों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, सुषमा। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ राजेश। Benchmark domestic indices end with cuts of nearly 0.5%. Sensex slips over 360 points. Nifty closes below 24,500. Cabinet approves 4 new semiconductor projects. And India's retail inflation declines to 8-year low of 1.55% in July this year. शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में लगभग 0.5% की गिरावट। सेंसेक्स 360 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,500 के नीचे बंद हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी और भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर जुलाई में 8 साल के न्यूनतम स्तर 1.55% पर पहुंची। आइए देखें कि आज शेयर बाजारों का क्या हाल रहा। देश के शेयर बाजारों में आज उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 368 अंक यानी 0.46% गिरकर 80,236 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 0.4% यानी 98 अंक गिरकर 24,487 पर आ गया। बीएसई के अन्य सूचकांकों में मिलाजुला रुख रहा। मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.25% गिरा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया। In the benchmark domestic equity indices today ended with cuts of nearly 0.5% after swinging between the gains and losses during the intraday trade. Sensex fell 368 points or 0.46% to close at 80,236. Nifty also dipped 98 points or 0.4% to settle at 24,487. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed mixed. The mid-cap index lost 0.25% and the small-cap index ended flat. जी, और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें। बजाज फाइनेंस में 2.8%, ट्रेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1.3% से ज्यादा और एचडीएफसी बैंक में भी 1.3% की गिरावट दिखी गई। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में शामिल है मारुति, जिसमें 2% से ज्यादा की बढ़त रही। टेक महिंद्रा में 1.9% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.6% की बढ़त देखी गई। In sectoral indices of the BSE, 12 out of 21 sectors ended in positive territory. In top gainers, oil and gas rose 0.6%, auto advanced around 0.6% and healthcare increased more than 0.4%. Among the top laggards, financial services as well as BankX fell over 0.8% each. Capital goods and realty lost over 0.7% each, while consumer durables dipped 0.5%. जी, सुषमा, आज जो हम बाजार का हाल देख रहे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा रुपए पर नजर डालने की आज डॉलर के मुकाबले उसका क्या हाल रहा है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में आज रुपया 5 पैसे गिरकर 87 रुपए 71 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 98.54 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा, how do you see today's markets behavior? बाजार का हाल, क्योंकि गिरावट जो देखा हमने राजेश, जितनी गिरावट
लग रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जिस तरह से इंटरनेशनल जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, उससे लग रहा था कि गिरावट बहुत भारी होगी। लेकिन इनफैक्ट at one point it was 800 down. Yes, yes, but it made up yesterday. Yesterday it made up. वही कल भी कल अच्छा रहा, और आज भी ये अपने लोवेस्ट पॉइंट से तो बेहतर, बिल्कुल थोड़ा सा तो मतलब गिरावट हुई है, पर इतनी नहीं। मेरे ख्याल ये जो मार्केट्स और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उन्होंने पहले ही फैक्टर इन कर दिए हैं। दूसरी बात ये है कि ये हमें ये याद रखना है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारा जो बेसिक सबसे बड़ा मार्केट हमारा अपना है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट है। और जो इनफैक्ट इससे पहले जब भी हम बात करते थे एक्सपोर्ट्स के बारे में, तो ये बात होती थी कि मैन्युफैक्चरर्स को इसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है कि मैन्युफैक्चरर्स इसी को भरने में वो लगा देते हैं अपनी कोशिश, और वो समझते हैं ज्यादा जरूरी नहीं है एक्सपोर्ट्स। इसलिए एक्सपोर्ट जो ड्राइव होनी चाहिए, जो बाकी देशों में अगर आप देखें, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया वगैरह में, वो ड्राइव नहीं है हमारे देश में, क्योंकि कंफर्ट लेवल हमारे मैन्युफैक्चरर्स का ये है कि भाई जो हमारी उत्पादन है वो हमारे देश में ही बिक जाएगी। तो ये थोड़ी सी ज्यादा उनको कोशिश करनी पड़ती है एक्सपोर्ट्स के लिए। हाँ, अब हमने एक्सपोर्ट्स में काफी तरक्की की है, एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बढ़िया है। अगर आप एक चीज देखें, जो टैरिफ्स की काफी बात पिछले 2-3 महीनों से हो रही है, कॉपर फॉर इंस्टेंस की टैरिफ्स अमेरिका में बढ़ गई, तो इसके बारे में जो जानकार हैं वो कहते हैं कि भाई कॉपर में टैरिफ चाहे बढ़ जाए, और काफी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, अब ये हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट में ये इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि कॉपर एक बहुत जरूरी पदार्थ है और इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, ये कहने के बाद मैं ये नहीं कहती कि ये जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा, मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म का देख रही है, और लॉन्ग टर्म में यही है कि हमारा बड़ा मार्केट हमारा अपना ही है। Right. So, Sushma, in India, for instance, if this penalty of 25% stays and the announced tariff rate of 50% sticks, then the negative impact on growth will mean there is excess supply of potential categories. Naturally, we will have a whole lot of goods available over here. So while tariffs are going to be inflationary in the US, which we will discuss when we go ahead further, they are going to be, do you think, disinflationary in countries like India and the rest of the world? No, it's difficult to say that, because actually it's not that those products are all now, for instance, going to be consumed within the domestic market, though, because when I talked about the domestic market, those manufacturers who are focused on the domestic market will be supplying there. Now, for instance, if you talk about seafood, shrimps, where, America is one of our largest markets, I think among seafood exports, shrimps is our largest export. Out of shrimps, about 40% of shrimp exports go to the United States. So if you have a problem there, and that's one of the big problem areas that is being seen, those shrimps are not going to be just available in the domestic market. You are going to find other market destinations for these exports, because our domestic market will not be able to absorb it. We don't have that wherewithal. So it will probably go to other destinations, other developed economy markets. It may take a little time to shift to find these markets, but there will be a natural progression there. So using this I don't think you might find a few products. I mean, for instance, gems and jewelry is another area which is people are talking about. I don't think it will be generally disinflationary. जी राजेश ने जो अभी बात की है, मुझे लगता है कि आपकी क्या राय है, ये जो हमारे यहाँ से जो कुछ प्रीमियम चीजें हैं, अगर बात की, वो चीजें जो एक्सपोर्ट हो रही थी, उसका तो असर है, लेकिन जो दूसरा असर होगा, अगर हम 50% टैरिफ लग जाए, तो हमारे यहाँ जिन उद्योगों को तत्काल अपना उत्पादन, क्योंकि अगर मांग घटेगी वहां पर, तो हमारे यहाँ उत्पादन प्रोडक्शन उनको कम करना पड़ेगा। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे
तत्काल जो फिलहाल जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो है कि कुछ 5-6 लाख लोगों का रोजगार खत्म हो सकता है, हाँ। उस पर असर पड़ सकता है, उसमें कटौती हो सकती है। क्या इस तरह की कोई आशंका दिख रही है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है कहना। अगर पहली बात तो ये है कि ये जो टैरिफ्स हैं इसका अभी वो डेडलाइन अभी आया नहीं है। उससे पहले ही लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, ये 2 एरियाज है, एक श्रिम्प्स है, एक जेम्स एंड ज्वेलरी है। वहां सूरत वगैरह गुजरात में जो डायमंड पॉलिशिंग सेंटर्स हैं, वहां आर्टिजन्स, अब वहां तो अभी भी बात जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी भी लोगों को, आर्टिजन्स को कहा जा रहा है कि आपको अब आपकी जरूरत नहीं है। जी सुषमा, हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, अभी वक्त है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। Welcome back to Market Mantra. We are in discussion with Sushma Ramachandran, economic analyst, on a very important aspect which happens to be the markets in India. Since everything around our lives, Sushma, these days is being run by trade wars and geopolitical tensions, in such a scenario, what would your advice be for the investors? Well, I think, investors have already shown, despite the fears of these very high tariffs, as we were just discussing, that the markets did plunge briefly and then they came back to normal. And today is kind of more or less flat. It's a slight decline. So investors have taken it in their stride, and I think that's how it should be. Because we have to remember one thing, that the Indian economy has been remarkably resilient. Remarkably, I would say. In 2022, when the Ukraine war started, when the whole world was suffering from high inflation, from the impact of disruption of global supply chains, it seemed like India also would go the same path as many of the advanced economies who were facing severe problems. But what happened? We came back from that, and again, that was largely due to the fact that we are a very domestic-oriented economy, and therefore the growth rate for 22-23 was about 7 to 8, was about, I think, 9% that year, 8%. And the following year was 7%. So we were still doing well at a time when the rest of the world was flailing. So I think that, and now, of course, you have just mentioned in your headlines about inflation being low. That is another factor where the rest of the world is still struggling to cope with the outcome of what is happening in Ukraine and other geopolitical events. India has been fairly resilient. So, Sushma, while the FIIs have decided to, move out of our country, DIIs have you very rightly mentioned, they have sustained the economy to a very large extent. राजेश, इससे जुड़ी एक खबर भी है जो हम आगे बताने वाले थे, लेकिन मैं अभी बता दूं जब आपने जिक्र कर ही दिया है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जुलाई में इक्विटी सेगमेंट में म्यूचुअल फंड में निवेश 42,702 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर है। जून के 23,587 करोड़ रुपए की तुलना में ये बहुत भारी उछाल है। इसमें सबसे ज्यादा रकम न्यू फंड ऑफरिंग एनएफओ से आई है, जिससे जुलाई में 30,416 करोड़ रुपए आए हैं। आपने जो कहा राजेश, ये उसको सपोर्ट करने वाले आंकड़े हैं कि असल में एफआईआई या जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है उसको संभालने के लिए हमारे अपने देसी निवेशक हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी अगर आप देखें, ये आज की बात नहीं है, ये जैसे पिछले 1.5 साल में एफआईआईस का जो पुल आउट है उसका वो हमने देखा है, लेकिन हमारा मार्केट क्रैश नहीं हुआ। क्रैश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव शोन फेथ इन द इंडिया स्टोरी कि नहीं, हम तो यहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो मैंने शुरुआत में बात की थी, ये डोमेस्टिक ओरिएंटेशन, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ गए हैं कोविड के बाद। न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स, यंगर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, तो उन्होंने ये फेथ अपनी हमारी इकोनॉमी में उसमें उन्होंने डाला है। और
ये जो ट्रंप का जो टैरिफ का जो सिलसिला है, उस वक्त अगर आप देखें अप्रैल में जब ये पहले बात हुई थी, उस वक्त मार्केट तो जरूर गिरी थी एक भारी तरीके से. उसके बाद से मार्केट संभल गई है. Very, very resilient. Exactly. The market has stabilized and they said, okay, it's fine. Our economy can manage. We'll deal with it and move forward. This is the outlook of investors. और यही है कि जैसा सुषमा ने कहा कि देश का बाजार हमारा और हमारे अपने देश के छोटे निवेशक खास करके ये जो मध्यम वर्ग है जो ये म्यूचुअल फंड में पैसे लगाता है, बिल्कुल उसने बाजार संभाला हुआ है. अगली खबर पे चलते हैं. सरकार ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है. इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 4,594 करोड़ रुपए है. आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए मजबूत तंत्र तैयार कर रही है. आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा. 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा. तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम, डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है. दूरसंचार, ऑटोमोटिव, डेटा सेंटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में सेमीकंडक्टर्स की बढ़ती मांग के बीच ये 4 नई स्वीकृत परियोजनाएं आत्मनिर्भरता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी. इनसे 2034 प्रोफेशनल्स के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के पूरे तंत्र को बढ़ावा देगा और इससे संबंधित कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने लखनऊ मेट्रो के 4 बाग से बसंत कुंज तक के 1B चरण को भी मंजूरी दे दी है. सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि सरकार ने टैटो 2 पनबिजली परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है. Sushma, how do you see these projects contributing towards our self-reliance? Apart from that, generating employment for the skilled professional and also indirect jobs. Well, I think, first of all, semiconductors are the industry of the future. They are one of those sunrise industries. And we need to develop this area if we are going to become, one of the leading economies of the world. Right now, you have semiconductors. Semiconductors are essential for virtually every electronic item that we are using, whether we are using a mobile phone or we're using a laptop or we're using any kind of electronic device. We need semiconductors. And where are these semiconductors coming from? They are coming from Taiwan. They are coming from China. And of course, some portion of their of the semiconductor is coming from the U.S. because a semiconductor, is actually produced in several countries, and that's why you need to develop these value chains, these global supply chains. So India needs to be in this global value chain. And we need to make these very large investments because very large investments are needed for semiconductors. We cannot afford to be reliant on other countries with whom we do not necessarily have the best of relations. We may continue to have good relations. That would be wonderful. But to some extent, we need to be self-reliant in this area. And it's very, very important that we undertake projects like these that the Minister has just talked about. We'll go in for a short break and be back with you soon. Welcome back to Market Mantra. Moving on, India's retail inflation moderated to 8-year low of 1.55% in July, down from 2.1% in June. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, it is the lowest year-on-year inflation rate after June 2017. Meanwhile, inflation in rural areas softened to 1.18% and at 2.05% in urban regions.
The food inflation rate, based on All India Consumer Food Price Index, slipped deeper into deflation at 1.76% in July, the lowest since January 2019. Sushma, let's talk about the food inflation in particular. We have had good monsoons this year. So what is your outlook? Where are we headed on the food inflation front? This is, of course, good news, obviously, for everyone. But then we have to remember that this is on a high base, that last year food inflation was going up very high. And therefore, now it is not rising that much, but we still have a situation where, for instance, vegetables, pulses, and certain items, if you go to the market, you still find the prices fairly high because they are at even last year's level was pretty high, but now it is not going up. So, but it is, of course, due to the fact that the monsoons have been good and there has been good crop output. So it's certainly very, very encouraging. And of course, for a country like India, to have inflation at this level is quite, is quite remarkable, I would say. At this time when oil prices also have, of course, oil prices have moderated, but we have not, domestic prices have not really been altered despite the decline in world prices. They have been retained as they were. जी, अगली खबर पर नजर डालें। एशियाई बाजारों में आज मिलाजुला रुख रहा। जापान का निक्केई आज 2.1% बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग में 0.4% की बढ़त देखी गई। लेकिन दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% से ज्यादा गिर गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट देखी गई। प्रमुख यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। फ्रांस के कैक में 0.2% की बढ़त रही, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.4% नीचे आ गया। लंदन का फुटसी लगभग फ्लैट चल रहा था। इस बीच अमेरिका और चीन ने आयात शुल्क की खींचतान को 10 नवंबर तक स्थगित रखने का फैसला किया है। यह निर्णय नई शुल्क दरों के लागू होने से कुछ घंटे पहले लिया गया। अमेरिका 10 नवंबर तक चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क नहीं लगाएगा, जबकि चीन भी तब तक अमेरिकी चीजों पर 125% का शुल्क नहीं लगाएगा। अमेरिका में चीन से आयातित चीजों पर 30% और चीन में अमेरिका से आयातित चीजों पर 10% का शुल्क जारी रहेगा। US stocks ended lower on Monday. Nasdaq Composite Index fell 0.3%, S&P 500 shed over 0.2%, and Dow Jones Industrial Average slipped over 0.4%. Meanwhile, traders awaited key inflation report and assessed US and China decision to pause the planned tariff increase for another 90 days. The scheduled meeting between US and Russia later this week has also kept investors on edge. What are your expectations from the US and Russia meeting, and what repercussions could that have on India? It is certainly a momentous meeting, but it's very difficult to say what's going to happen, because given the fact that both the US president is very volatile and the Russian president is very rigid, so it's a difficult situation. Crude oil prices declined today. Brent crude was trading around 0.5% at $66.31 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.6% down at $63.53 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,240 rupees per 10 grams, while silver was trading marginally up at 1,13,800 rupees per kilogram a short while ago. और समाचार तैयार किए जाने तक एमसीएक्स में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.3% घटकर 99,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.1% बढ़कर 1,13,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। सुषमा, मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices end with cuts of nearly 0.5%. Sensex slips over 360 points. Nifty closes below 24,500.
Cabinet approves 4 new semiconductor projects and India's retail inflation declines to 8-year low of 1.55% in July this year. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.